Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. In this video, I will explain some other accounting terms which are goods, purchases and purchases return, sales and sales return, stock and inventory, and also difference between stock and inventory. First term is goods. So basically goods include all those things which are purchased for resale or which are used for producing the finished product which is meant to be sold. मतलब वो सब चीज़ें गुड्स में आ जाती हैं, या तो उसको हम एज इट इज़ ही रीसेल करने वाले हैं, ठीक है, या फिर उसकी हेल्प से हम फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करके फिनिश प्रोडक्ट को सेल करने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूं फर्नीचर की, अगर फर्नीचर डीलर चेयर्स और टेबल को परचेज़ कर रहा है, ठीक है, और वो उसको बेचेगा बाद में, तो वो उसके लिए गुड्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए फर्नीचर वुड परचेज़ कर रहा है जिसको वो प्रोसेस करेगा, ठीक है, फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगा, फिनिश गुड मतलब फर्नीचर में कन्वर्ट करेगा, तो वो भी उसके लिए गुड्स है। लेकिन अगर कोई और डीलर फर्नीचर परचेज़ कर रहा है जो कि उसमें डील नहीं कर रहा है उसकी परचेज़ और सेलिंग में, तो वहाँ पर फर्नीचर उसके लिए हो जाएगा एसेट। इसी तरह अगर स्टेशनरी ट्रेडर स्टेशनरी रखता है अपनी दुकान पे, तो वो गुड्स हैं उसके लिए, क्योंकि वो ही इज़ गोइंग टू सेल दैट स्टेशनरी, ठीक है। वेयर एज अगर कोई और बिजनेस मैन स्टेशनरी का खर्चा अगर उठाता है अपने बिजनेस या अपने ऑफिस को रन करने के लिए, तो वहाँ पे वो हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि बिज़नेस जिस चीज़ में डील कर रहा है उसको फर्दर बेचने के लिए, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसके लिए वो गुड्स हो जाएंगी वो चीज़ें। नाउ सेकंड टर्म इज़ परचेजेस। परचेजेस भी हम गुड्स को ही बोलते हैं, मतलब गुड्स की परचेज को हम परचेजेस बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की अगर बात करें तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वो होती है जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है। तो वहाँ पर रॉ मटेरियल को जब वो ख़रीद के लेके आती है और उस कोई भी कंसर्न उसको आगे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, मतलब कि फ़ाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को, सो दैट उसकी सेल हो सके, तो वहाँ पे वो रॉ मटेरियल उसके लिए गुड्स है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग कंसर्न की, तो ट्रेडिंग कंसर्न क्या करती है, गुड्स को वैसे ही आगे बेच देती है। तो रीसेलिंग के लिए अगर वो कोई चीज़ को परचेज़ कर रही है ट्रेडिंग कंसर्न, तो वो हो जाएंगे गुड्स ट्रेडिंग कंसर्न के लिए। और दोनों केसेस में उनका एम है प्रॉफिट कमाना सेलिंग के थ्रू। ऐसे ही एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर एक क्लॉथ डीलर क्लॉथ को परचेज़ करता है तो क्लॉथ उसके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। लेकिन अगर सेम क्लॉथ डीलर फर्नीचर को परचेज़ करता है, क्योंकि उसको अपने शोरूम में सिटिंग अरेंजमेंट रखना है कस्टमर्स के लिए, अगर कोई आता है उनको वेटिंग रूम बनाना है, तो वहाँ पर फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं है, वहाँ पर वो उसके लिए एसेट है। परचेजेस में दोनों क्रेडिट और कैश परचेजेस ऑफ गुड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज़ परचेज रिटर्न। सो व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड टू सप्लायर, मतलब परचेजेस के बाद अगर हम वापस सप्लायर को जिनसे गुड्स आए हैं रिटर्न कर देते हैं, तो उसको हम परचेजेस रिटर्न बोलते हैं, और इसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोल सकते हैं। थर्ड टर्म इज़ सेल्स। सो मीनिंग ऑफ सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स फॉर अ प्राइस। मतलब गुड्स की या सर्विसेज की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देना कस्टमर को। ओनरशिप मतलब कि आज गुड्स मेरे पास है तो मैं उसका ओनर हूँ, लेकिन जब मैंने वो सेल कर दिए कस्टमर को, तो अब कस्टमर उसका ओनर है। लेकिन फॉर अ प्राइस मतलब ये सब एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है, उसके बदले में हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं। बट यहाँ पे सेल्स का मतलब है गुड्स की सेल। गुड्स मतलब जिस में हम डील कर रहे हैं, मतलब जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ। अगर तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ उसको जब हमने बेचना है तो हम बोलेंगे सेल्स, और सेल्स का मतलब यहाँ पे होगा सेल्स ऑफ गुड्स। और अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग कंसर्न की, तो मतलब कोई भी गुड्स को अगर वो परचेज़ कर रहा है और उसकी फ़र्दर वो रीसेलिंग करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी वो उसके लिए गुड्स हो जाएंगे, यहाँ पे एसेट्स नहीं आएंगे। तो अगर हम सेम एग्जांपल लें क्लॉथ डीलर की, तो अगर क्लॉथ डीलर क्लॉथ को बेचता है तो हम उसको बोलेंगे सेल्स। और अगर वही सेम क्लॉथ डीलर फर्नीचर को बेचता है तो हम बोलेंगे सेल ऑफ एसेट या सेल ऑफ फर्नीचर।
हम उसको सेल्स नहीं बोलेंगे। सेल्स सिर्फ हम गुड्स को ही बोलेंगे जिसमें कंपनी डील कर रही है। और सेल में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल्स भी, मतलब कि उधार पे या कैश पे, दोनों सेल्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट टर्म इसके अंदर एक और आ जाती है, सेल्स रिटर्न। सो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने गुड्स सेल किए हैं वो हमारे कस्टमर हमें रिटर्न कर दें, उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न, या उसको हम रिटर्न इनवर्ड्स भी बोल सकते हैं। फोर्थ टर्म इज़ स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। सो स्टॉक में आ जाती हैं उन गुड्स की वैल्यू जो परचेज़ किए हुए थे रीसेल करने के लिए, और जो गुड्स अभी अनसोल्ड रह गए हैं साल के एंड में। स्टॉक के अंदर 2 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट इज़ ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड वन इज़ क्लोजिंग स्टॉक। So opening stock means value of those goods which are unsold in the beginning of accounting period, whereas closing stock means the value of those goods which are unsold at the end of accounting period. तो सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक में वो स्टॉक आ जाएंगे, वो वाले गुड्स जो कि अभी बिके नहीं है, बिल्कुल ही फर्स्ट डे अकाउंटिंग पीरियड में जो हमारे पास है। और क्लोजिंग स्टॉक में मतलब कि लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो अनसोल्ड गुड्स पड़े हुए हैं वो। सिक्स्थ इज़ इन्वेंट्री। सो मैन्युफैक्चरर के केसेस में क्या होता है, स्टॉक बहुत सारी स्टेजेस से गुजरता है। कई बार ऐसा होता है कि वो अभी रॉ फॉर्म में ही है, अभी प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई, और ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग हो गई है और वो फाइनल स्टेज पे है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो इन बिटवीन है, ना वो रॉ फॉर्म में है ना वो फाइनल स्टेज पे है, वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, मतलब इन बिटवीन। तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में अलग अलग तरीके से हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट इसके अंदर आ जाएगा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल परचेज़ किया लेकिन अभी वो यूज़ नहीं किया हुआ, अनयूज्ड पड़ा हुआ है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। जैसे मान लो क्लॉथ मिल है और क्लॉथ मिल के अंदर कुछ कॉटन पड़ी हुई है, कुछ क्लॉथ पड़ा हुआ है, तो वो इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है फर्म के लिए, तो वो अनयूज्ड अगर पड़ा हुआ है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही आ जाएगा इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब पार्टली फिनिश्ड और पार्टली अनफिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड फॉर्म में, गुड्स की अभी प्रोसेसिंग अभी इन बिटवीन है। सो इन केस ऑफ द एग्जांपल ऑफ क्लॉथ मिल, तो जो अनफिनिश्ड क्लॉथ पड़ा हुआ है वो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, मतलब वो अभी रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी नहीं है और वो फिनिश्ड की फॉर्म में भी नहीं है। थर्ड इज़ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मतलब गुड्स की प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल रेडी टू सेल है, लेकिन अभी वो सेल हुए नहीं है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कुछ फिनिश्ड गुड्स पड़े हुए हैं, तो उसको हम बोल देंगे फिनिश्ड गुड्स ओवर है। मतलब अगर मैं क्लॉथ मिल की एग्जांपल दोबारा लूँ तो जो फिनिश्ड क्लॉथ पड़ा हुआ है लास्ट में, दैट इज़ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फोर्थ इज़ इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब वो गुड्स जो कि डायरेक्टली रीसेलिंग के लिए ही पड़े हुए हैं, मतलब बेचने के लिए ही परचेज़ किए थे, वो गुड्स इसके अंडर आ जाएंगे। अब यहाँ पर स्टॉक और इन्वेंट्री के बीच में एक डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए। स्टॉक का मतलब होता है उन गुड्स की वैल्यू जिसको हमने सिर्फ रीसेल के लिए ही ख़रीदा है, और वो वाले गुड्स अभी अनसोल्ड पड़े हुए हैं अकाउंटिंग ईयर के पीरियड के एंड में, ठीक है। लेकिन इन्वेंट्री एक वाइड टर्म है, इन्वेंट्री में स्टॉक भी इंक्लूड हो जाता है। इन्वेंट्री के अंडर रॉ मटेरियल का स्टॉक भी आएगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आएंगे, फिनिश्ड गुड्स भी आएंगे, और स्टॉक भी आएगा जो कि रीसेल के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 4 टर्म्स आ जाती हैं, तो इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है। इसी के साथ ही इस वीडियो को आज हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। आई होप कि आप सबको ये सब क्लियर हो गया हो। एक और वीडियो बनेगी इस चैप्टर की जिसके अंदर मैं जो थोड़ी बहुत ही अकाउंटिंग टर्म्स रह गई हैं वो कवर कर दूँगी, और उसके बाद फिर हम 3rd चैप्टर शुरू कर लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।